इस ई व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस ई व्याख्यान में हम पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार का अर्थ और विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने बाजार का अर्थ और बाजारों के विभिन्न स्वरूपों के बारे में अध्ययन किया था और जाना था कि पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, अपूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, अल्पाधिकार और द्वैधाधिकार क्या है। इसके बारे में हमने एक चार्ट के माध्यम से अध्ययन किया था और कुछ हद तक पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। उससे आगे बढ़ते हुए हम विस्तृत रूप से पूर्ण प्रतियोगिता के अर्थ को और इस बाजार की विशेषताओं और इसको लागू होने के लिए कौन कौन सी शर्तें या नियम हैं, उनके मान्यताएं हैं, उनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। यदि हम पूर्ण प्रतियोगिता के अर्थ की बात करते हैं तो इसका सीधा सा अर्थ देख सकते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता यानी कि ऐसे विक्रेता या ऐसा उत्पादन क्षेत्र जिसके अंतर्गत बहुत अधिक फर्मों की संख्या होती है, जिसके कारण से उनमें आपस में प्रतियोगिता पाई जाती है। चूँकि बहुत अधिक संख्या होने के साथ साथ उनकी जो पदार्थ होते हैं, उनकी जो वस्तुएं होती है या फिर उनके द्वारा जो सेवा प्रदान की जाती है वह एकदम समान होती है, एक रूप होती है या फिर समरूप कहते हैं हम जिसे, यानी उन वस्तुओं और सेवाओं में एक रूपता पाई जाती है, वो होमोजीनिटी होती है, उसमें होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं। इस कारण से क्रेता स्वतंत्र होते हैं कि किस विक्रेता के सामान को वो खरीदें, क्योंकि सामान सब एक जैसा होता है। साथ में पूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों की संख्या अधिक होने से, यानी उत्पादकों या विक्रेताओं की संख्या अधिक होने से कीमतें स्थिर सी हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि यदि कोई एक फर्म अपनी वस्तु की अधिक कीमत लेकर बेचना चाहे तो उसकी मांग कम पड़ जाएगी। उसकी जो मांग है वो दूसरे उत्पादकों या विक्रेताओं के पास विवर्तित हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। उसका कारण ये होता है क्योंकि उपभोक्ताओं के पास में ऑप्शन खूब उपलब्ध होते हैं कि वही सामान कम कीमत पर दूसरों से वो खरीद सकते हैं। इसलिए यदि कोई एक फर्म या विक्रेता अपने वस्तु की कीमत को अधिक करना चाहता है तो ऐसा नहीं कर सकता। यदि ऐसा करता है तो उसकी मांग कम पड़ जाएगी और उनकी वस्तुएं अनबिकी भी रह सकती है। इस कारण से वह अपनी कीमत को नहीं बढ़ा सकता है। इस कारण से कीमत पर नियंत्रण फर्म का बिल्कुल भी नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। यह चीज़ें हमने पढ़ी थी और इसको यदि हम और विस्तृत से देखें तो यूँ कह सकते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का स्वरूप वह स्वरूप है जिसमें एक वस्तु के क्रेता और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है। इसके अंतर्गत सभी फर्में एक जैसी वस्तुएं यानी समरूप पदार्थ का उत्पादन कर रही होती हैं और वस्तु उत्पादित करने के लिए और बेचने के लिए उनको पहले से ही कीमत तय होती है और यह जो कीमत है वो उद्योग द्वारा तय की जाती है। यानी संपूर्ण उद्योग की मांग और संपूर्ण उद्योग की पूर्ति मिलकर उस वस्तु की कीमत तय करती है और उस वस्तु की कीमत तय हो जाने पर उस उद्योग में जो भी फर्में काम कर रही होती हैं या विक्रेता काम कर रहे होते हैं उनको उसी कीमत पर उस वस्तु को उपभोक्ता तक पहुंचाना होता है या मार्केट में बेचना होता है। कोई भी व्यक्तिगत विक्रेता या फर्म या उत्पादक कीमत को परिवर्तित नहीं कर सकता। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन पूर्ण प्रतियोगिता को परिभाषित करते हुए इस प्रकार लिख रही है: पूर्ण प्रतियोगिता तब प्रचलित होती है जबकि प्रत्येक उत्पादक के उत्पादन के लिए मांग पूर्णतया लोचदार होती है, अर्थात
विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है तथा सभी क्रेता प्रतिद्वंदी विक्रेताओं के बीच चुनाव करने की दृष्टि से समान होते हैं, जिससे बाजार पूर्ण हो जाता है। और इसी कारण से ऐसे बाजारों को पूर्ण प्रतियोगी बाजार कहा जाता है। इस प्रकार से जो हमने चार्ट पहले पढ़ा था और अभी जो हमने पूर्ण प्रतियोगिता की अर्थ और परिभाषा के बारे में जिक्र किया, इसके आधार पर कुछ मान्यताएं या शर्तें ऐसी है जो कि पूर्ण प्रतियोगिता को लागू होने के लिए निर्धारित करती है और साथ में इन पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं भी यही मान्यताएं होती है। तो कौन कौन सी विशेषताएं हैं उनके बारे में यदि हम नज़र डालें तो इस तरह से जो आपको स्लाइड में दिख रहा है, जिसे हमने 6 बिंदुओं में लिखा है, लेकिन इससे भी अधिक कई बार लिखा जा सकता है। मोटे तौर पर जो बिंदु बनते हैं पूर्ण प्रतियोगिता की बाजार के वो की विशेषता के, तो वो इस तरह से हैं। पहली विशेषता को के रूप में हम ऐसे गिना सकते हैं कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार वह बाजार होती है जिसमें पदार्थ को उत्पादित करने तथा बेचने वाली फर्मों की संख्या अथवा विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। जैसा हम जिक्र कर रहे थे उसको हम विशेषता के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर ऐसी मान्यता है या शर्त है, उसे ही हम पूर्ण प्रतियोगी बाजार कहेंगे। दूसरा है सभी फर्मों द्वारा उत्पादित माल या वस्तु या पदार्थ या सेवा बिल्कुल समान होती है, अर्थात वस्तुएं समरूप यानी होमोजीनियस होती है, पदार्थ एक जैसे होते हैं और एक ही प्रकार की आवश्यकता की संतुष्ट करने में सक्षम होते हैं। फिर तीसरी जो विशेषता है वो ये है, क्रेता तथा विक्रेता को बाजार में प्रचलित कीमत की पूर्ण जानकारी होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। विक्रेता को बाजार में प्रचलित कीमत की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? वो उस उद्योग में काम कर रही होती है जिस उद्योग में बहुत सारी फर्में होती है और उस उद्योग के लिए कुल कितनी मांग है और उस मांग में से जो पूर्ति की जानी है वो पर्टिकुलर किसी एक फर्म की बहुत कम मात्रा होती है, क्योंकि फर्में बहुत अधिक होती है इस कारण से। और उद्योग की कुल मांग और कुल पूर्ति मिलकर उस वस्तु के लिए कीमत पहले से ही तय कर देते हैं और वह जो कीमत तय होती है यानी निर्धारित हो जाती है कीमत, उसी कीमत पर, उसी दी हुई कीमत पर क्रेताओं को वस्तुएं खरीदनी होती है और विक्रेताओं को अपनी वस्तुएं बेचनी होती है। इसलिए यह जरूरी होता है कि जो भी विक्रेता है और क्रेता है उनको बाजार में वस्तुओं की कीमतों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यदि वस्तुओं की कीमतों के बारे में जानकारी नहीं है, मान लेते हैं क्रेता को नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्रेता ठगा जा सकता है, क्योंकि कोई विक्रेता जिसको जानकारी हो जाए कि इस क्रेता को इस वस्तु की कीमत के बारे में जानकारी नहीं है तो वो उसको ऊंची कीमत पर बेच सकता है। क्योंकि क्रेता को पता नहीं होता है कि यही कीमत लगती होगी दूसरी दुकान पर भी, तो वह उसको पता नहीं करता है या उसको पता नहीं होता है और ये भी जानकारी नहीं हो कि ये पास वाली दुकान भी या पास वाला विक्रेता भी उस कीमत को उसी वस्तु को उस कीमत पर बेच रहा है या अन्य कीमत पर बेच रहा है। यदि उसको जानकारी नहीं होती है तो कीमत में अंतर आ सकता है। इसलिए ये जरूरी है कि क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार में प्रचलित कीमत का ज्ञान हो, जानकारी हो। चौथा है विशेषता, वह है उद्योग में फर्में स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकती है और बाहर जाने की भी स्वतंत्रता होती है। चूंकि फर्मों की संख्या बहुत अधिक होती है उस उद्योग में, इसलिए यदि कोई फर्म हानि उठा रही होती है तो वह फर्म उद्योग छोड़कर जा सकती है, अर्थात उत्पादन के इस क्षेत्र को छोड़कर नए उत्पादन के क्षेत्र में प्रवेश कर सकती है या अपने इस उत्पादन को बंद कर सकती है। यद्यपि कब बंद करेगी यह हम ब्रेक इवन पॉइंट और शट डाउन पॉइंट में देखेंगे, लेकिन यह एक शर्त या एक विशेषता होती है कि जहां पर बहुत अधिक विक्रेता है, बहुत अधिक फर्में
उस उद्योग में हैं, उस वस्तु के उत्पादन में लगे हैं, तो ऐसी स्थिति में एक आदि कोई फर्म जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई नई प्रवेश करती तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि कोई फर्म हानि उठा रही है तो दीर्घकाल में वो छोड़ के जा सकती है। और यदि कोई परिस्थिति ऐसी बनती हो जिसमें उस उद्योग में लगी फर्मों को अधिक लाभ प्राप्त हो रहा होता है, यद्यपि होता नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभार किसी फर्म को किसी कारण से अधिक लाभ प्राप्त हो रहा होता है, तो उस लाभ को देखते हुए अन्य फर्म में भी लालायित होके या लालच या अधिक लाभ प्राप्त करने की चेष्टा लेकर उस उद्योग में प्रवेश कर सकती है। दीर्घकाल के अंतर्गत ऐसी स्वतंत्रता बनी रहती है, यानी फर्मों के आने और जाने पर रोक नहीं होती है, वो स्वतंत्र होती है, छूट होती है, कभी भी जाए और कभी भी आए। नेक्स्ट विशेषता है उत्पादन के साधन पूर्णतया गतिशील होते हैं, यानी उत्पादन के जो साधन हैं वे पूर्णतया गतिशील होते हैं। वे एक उद्योग से दूसरे उद्योग में जहां उन्हें कीमत ज़्यादा मिलती है आसानी से आ जा सकते हैं, इसलिए साधन कीमत समानीकरण प्रक्रिया जारी रहती है। और छठा जो शर्त है, छठी जो विशेषता है, वो है उद्योग में कार्य करने वाली सभी फर्में स्वतंत्र होती है तथा उनके उत्पादन मात्रा संबंधी निर्णय वे स्वयं लेती है, जबकि कीमत उद्योग के लिए बाजार की शक्तियों, मांग और पूर्ति द्वारा तय होती है। ये और कोई भी फर्म कीमत को नियंत्रित नहीं कर सकती है। ये मैंने पहले ही बताया कि इस क्षेत्र में यानी पूर्ण प्रतियोगी बाजार में जिस उद्योग की हम बात करते हैं, जिसके अंतर्गत बहुत अधिक फर्में होती है जो कि उस उत्पादन में लगी रहती है, या बहुत सारे विक्रेता होते हैं और क्रेताओं की संख्या भी अधिक होती है, तो ऐसे में कोई भी फर्म या विक्रेता अपनी उस वस्तु की कीमत परिवर्तित नहीं कर सकता। परिवर्तित तो कर सकता है, लेकिन अपनी मांग को घटा बढ़ा देगा फिर वो, लेकिन नियंत्रित नहीं कर सकता, क्योंकि उसका उस उद्योग में जो उत्पत्ति करने की जो मात्रा होती है वो बहुत कम होती है, इसलिए वो कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। और साथ में ये भी कहा कि उद्योग में कार्य करने वाली फर्में सभी स्वतंत्र होती है, यानी कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में जो फर्में उत्पादन कर रही है वो अपने अपने निर्णय ले सकती है, कब उन्हें जाना है, कब उन्हें रुकना है, ये वो स्वतंत्र ले सकती है। विभिन्न इकाइयाँ आपस में मिली हुई नहीं होती है। यदि हो सकता है कि एक ऐसा उद्योग है जिसमें एक उत्पादक की अनेक इकाइयाँ हैं, तो उनका निर्णय तो वो मिलकर लेगी जो कंपनी है, लेकिन उस पर्टिकुलर जो कंपनी है निर्णय कोई अन्य कंपनी जो उसी क्षेत्र में लगी हुई है वो नहीं ले सकती। इसलिए फर्में स्वतंत्र होती है और अपने निर्णय स्वयं लेती है, और वस्तु या सेवा की कीमत को उद्योग यानी किसी फर्म के मांग और पूर्ति तय नहीं करती है कि उसकी कीमत क्या होगी। कौन तय करता है? उद्योग की, संपूर्ण उद्योग की मांग और पूर्ति मिलकर, यानी इन बाजार की शक्तियां मिलकर वस्तु की कीमत का निर्धारण करती है, और दी हुई कीमत पर प्रत्येक विक्रेता को अपनी वस्तु बेचनी होती है और क्रेताओं को वस्तुएं खरीदनी होती है, और प्रत्येक फर्म को अपनी वस्तुएं बनानी होती है। कितनी मात्रा बना सकता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, पर्टिकुलर फर्म के ऊपर। तो इस प्रकार हमने देखा कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की कुछ विशेषताएं होती हैं जिनका हमने अध्ययन किया। इसके बाद हम कुछ जो अगले ई व्याख्यान होंगे उनमें हम पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म का संतुलन कैसे होता है,
अल्पकालीन संतुलन किस प्रकार का होता है और दीर्घकालीन संतुलन किस प्रकार का होता है। कहा जाता है कि अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगी बाजार में कोई फर्म लाभ या हानि प्राप्त कर सकती है या लाभ या हानि की स्थिति में हो सकती है, लेकिन दीर्घकाल में सभी फर्में सामान्य लाभ की स्थिति में या शून्य लाभ की स्थिति में ही रहती है। अतिरिक्त लाभ नहीं होता है और अतिरिक्त हानि भी नहीं होती है। यदि हानि हो रही होती है तो फर्म छोड़ के चले जाती है, जिससे पुनः सामान्य संतुलन की स्थिति में आ जाती है, और यदि लाभ प्राप्त हो रहा होता है तो नई फर्म में प्रवेश कर जाती है उस अतिरिक्त लाभ को देखते हुए। इस कारण से दीर्घकाल में सभी फर्में सामान्य लाभ की स्थिति में या शून्य लाभ की स्थिति में ही होती है। धन्यवाद।